सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चे स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। बहुत ही प्रतिकूल मौसम चल रहा है, ठंडी बढ़ गई है। ऐसे में आपको पढ़ाई भी करना है, ध्यान भी रखना है अपना। आपके विद्यालय में प्रैक्टिकल चल रहा है, भूगोल की का प्रैक्टिकल और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का प्रैक्टिकल, आपके होम साइंस का प्रैक्टिकल और भी जो भी आपने संगीत का विषय लिया हुआ है, सैनिक विज्ञान, सबका प्रैक्टिकल। तो इन सब चीज़ों की आप तैयारी कर रहे होंगे। बाकी फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम ही है बेटा। तो इन सब की तैयारी के साथ साथ आप अपने कोर्स को भी नहीं छोड़ेंगे, जिसमें आप में पंत जी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न जरूर बनता है, कुछ नहीं तो इनका जीवन परिचय ही अवश्य आएगा, या इनका कोई एक पद्यांश पूछ सकता है आपसे। तो आप इनके बारे में जानिए। सबसे पहले हम जानेंगे पंत जी के बारे में। छायावाद के कवि हैं, प्रगतिवादी भी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न है कि वह कौन सा कवि है जो छायावादी और प्रगतिवादी दोनों में है। तो निराला जी और पंत जी ये दोनों लोग छायावादी कवि भी हैं और प्रगतिवादी कवि भी हैं, ये लोग, है ना। तो ये छायावाद के ब्रह्मा विष्णु कहे जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, प्रसाद पंत निराला। तो पंत जी छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। छायावाद के चार चतुष्टय आधार स्तंभ में से एक आधार स्तंभ है ये। छायावाद के बृहत्त्रयी कवियों में आते हैं। बृहत्त्रयी में 3 लोग हैं, प्रसाद पंत और निराला। तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, क्योंकि इन्होंने प्रकृति की तमाम रचनाएं की हैं और जो सजीव चित्रण इन्होंने किया है, लगता है कि सामने वो दृश्य हमारे आ जाता है। इनका जन्म ही प्रकृति के गोद में हुआ था सन 1907 ईस्वी में नैनीताल के 1900 में, सॉरी बेटा, सन 1900 में नैनीताल के कौशानी जिले के अल्मोड़ा नामक गांव में हुआ था। जन्म के कुछ देर बाद इनकी माता का निधन हो जाता है। पिता और दादी इनका पालन पोषण करते हैं। पिता का नाम गंगा सहाय दत्त था, माता का नाम कहीं कहीं सरस्वती देवी मिलता है, लेकिन वो पेड़ बाबू में कंफर्म नहीं हूँ। इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। परीक्षा में पूछा जाने वाला एक प्रश्न है कि पंत जी का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम गुसाई दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी में ही हुई। प्रकृति की गोद में पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, तो जाहिर सी बात है तो उसका असर तो मन मस्तिष्क पर होगा ही। इनकी सभी रचनाओं में प्रकृति के मानवीय गण का रूप देखने को मिलता है, तो इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। पंत जी को। पंत जी का पूरा नाम सुमित्रानंदन पंत। पंत जी का मूल नाम गुसाई दत्त। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, है ना। फिर आकर ये अपनी उच्च शिक्षा जब किए तो वहां इन्होंने अपना नाम पंत रख लिया, सुमित्रानंदन पंत रख लिया, गुसाई दत्त से बदलकर, है ना। फिर उन्होंने रूपाभा नामक, कहीं कहीं रूपाभ, कहीं कहीं रूपाभा भी मिलता है, तो वही है, कंफ्यूज नहीं होना बच्चा। रूपाभा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गांधी जी ने, तो ये उससे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने लोकायतन नामक महाकाव्य लिखा, जो आपके कोर्स में है। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य है ना आपके कोर्स में। मुक्ति यज्ञ खंड काव्य लोकायतन का ही एक अंश है, जिस पर इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला और कला और बूढ़ाचार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ध्यान देंगे, हिंदी में, हिंदी साहित्य में सबसे पहले पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस रचना पर मिला था? चिदम्बरा पर मिला था। कब मिला? 1968 में मिला। और संपूर्ण जो 22 राजभाषा है उसमें सबसे पहले मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप जी को मिला था। तो हमको हिंदी से भी यहाँ मतलब है, ज्यादा डीपली नहीं जाना है, कुछ कंफ्यूज हो जाए। तो हिंदी में सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को मिला 1968 में चिदम्बरा रचना पर। उसके बाद 72 में मिला इनको, सॉरी, दिनकर जी को मिला उर्वशी पर। फिर अज्ञेय जी को मिला नदी के द्वीप में, वहाँ कितनी नाव में कितनी बार पर। और इसके बाद महादेवी जी को मिला 83 में यामा संग्रह पर, है ना। तो इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित हुए तो लोकायतन महाकाव्य लिखा। इनकी तमाम रचनाएं हैं, ये गांधीवादी थे। इनकी रचना है परिवर्तन, युगांत, वीरा, ग्रंथ, गुंजन, पल्लव। पल्लव 1928 में, इसको छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। फिर इन्होंने जो 1936 में युगांत लिखा, युगांत के दौरान छायावादी युग का अंत बताया है।
छायावादी युग से प्रगतिवादी युग शुरू के भी 1936 में ही लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रेमचंद जी उसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1936 में हुआ लखनऊ प्रगतिशील, और 35 में लंदन में हुआ था सर जरूर मूलकरा गांधी जी के द्वारा। तो 1936 में युगांत को उन्होंने छायावादी युगांत और प्रगतिवादी युग का शुरुआत बताया। तो ये प्रगतिवादी और छायावादी दोनों युग में आते हैं। ये इस तरह से हिंदी साहित्य को तमाम इन्होंने अपना अमूल्य निधि प्रदान किया। अमूल्य निधि मतलब रचना रूपी निधि को प्रदान किया। परिवर्तन जी इनकी एक रचना है परिवर्तन, उस पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको पुरस्कृत किया गया। बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना है परिवर्तन। आपके कोर्स में जब पढ़ेंगे तो उसमें कितना बढ़िया दिया है कि जीवन में परिवर्तन आवश्यक भी है। अच्छा, अगर हम आप नहीं भी चाहेंगे तो भी परिवर्तन आएगा ना। आपके ही जीवन में देखिए, बचपन से आप कैसे थे, अब कैसे, आगे क्या होंगे, परिवर्तन ही तो है नहीं है। फिर इस तरह से हिंदी साहित्य की सेवा करते करते सन 1977 ईस्वी में यह हमारे हिंदी का एक अमर गायक, एक महान कवि पंचतत्व में विलीन हो जाता है। उनकी एक रचना हमारे कोश में है नौका विहार। नौका विहार का मतलब नाव से जल में विहार करना, यात्रा करना, उसी का वर्णन इसमें है। बाबू होता है नौका विहार। हम लिखते हैं विहार, पढ़ते हैं विहार। जैसे हम पढ़ते हैं वन, लिखते हैं वन, पढ़ते हैं वीर, लिखते हैं वीर, है ना। तो इस पे ध्यान देना। कभी रात्रि के समय में गंगा जी में नौका विहार के लिए गया हुआ है, उसी का इतना जीवंत वर्णन है। आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि आप भी नदी में नाव पे बैठ के टहल रहे हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। ये ज्योत्सना शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाने वाला शब्द, इसमें ता भी आधा रहता है और दंत से भी आधा रहता है। और उज्ज्वल भी बहुत पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध में। उज्ज्वल में दोनों ज आधा होता है, उत धनज्वल उज्ज्वल। देखेंगे शांत यानी पूरा वातावरण शांत है, गंगा जी भी शांत है, वहां का किनारा भी शांत है। स्निग्ध माने चिकनाया मुलायम, ज्योत्सना मीन्स चांदनी, उज्ज्वल मीन्स स्वच्छ। यानी गंगा जी के किनारे चारों तरफ शांति फैली हुई है, और कोमल चांदनी, उज्जवल माने स्वच्छ, कोमल स्वच्छ और उज्ज्वल चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। अपलक माने बिना पलक झपकाए हुए, अनंत माने आसमान, नीरो मीन्स शांत, निधन रौ, नी उपसर्ग लगा है, रौ माने आवाज। तो निह का मतलब होता है नकारात्मकता के बोध में, तो निधन रौ मतलब बिना आवाज के, बिल्कुल शांत है। भूतल माने पृथ्वी, तो आसमान भी बिना पलक झपकाए हुए निर्निमेष नेत्रों से शांत पृथ्वी को देख रहा है। क्योंकि दिन में तो चहल पहल रहती है चारों तरफ, रात में सब लोग सो जाते हैं तो शांति खो जाती है ना, इसीलिए पृथ्वी बिल्कुल शांत है। तो गंगा जी के किनारे बिल्कुल चारों तरफ शांत है, वातावरण बिल्कुल शांत है, स्वच्छ उज्ज्वल एवं कोमल चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। आसमान भी अपलक नेत्रों से टकटकी लगाए हुए धरती की शांतिपूर्ण वातावरण को देख रहा है। क्या देख रहा है? सैकत शैया पर दुग्ध धवल, दुग्ध माने दूध, ये तत्सम का शब्द है। धवल मीन्स स्वच्छ, सैया मीन्स सेज पर, सैकत मीन्स बालू। गंगा जी कैसी है? दूध के समान स्वच्छ गंगा जी बालू की सेज पर सो रही है। गर्मी का दिन है, नदी सूख के पतली हो गई है, धारा चारों तरफ बालू ही बालू फैली है, तो लगता है कि बालू की सेज पर गंगा जी लेटी हुई है। तनवंगी माने दुबली पतली गंगा, दुबली पतली गंगा जी जो ग्रीष्म विरल गर्मी से व्याकुल है, गर्मी में सब लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो कैसे लेटी है? शांत मीन्स थकी हुई, क्लांत मीन्स दुखी, निश्चल मीन्स शांत भाव से, निधन चल निश्चल विसर्ग संधि है, नहीं माने नहीं, चल माने चल, एकदम शांत है, चल नहीं रही है। तो बालू की सेज पर गोरे रंग की स्वच्छ दूध के समान स्वच्छ गंगा जी की धारा ऐसे लग रही है कि जैसे गर्मी से परेशान दुबली पतली गंगा थक कर हार कर दुखी होकर बिल्कुल शांत होकर उस बालू की सेज पर लेटी है, विश्राम कर रही है। तापस बाला गंगा निर्मल, निर्मल माने नि माने रहित, मल माने गंदगी यानी स्वच्छ। हमने कहा निरुपसर्ग हमेशा नकारात्मक का प्रकट करता है। तो स्वच्छ गंगा जी एक तपस्विनी कन्या की तरह, बाला में कन्या की तरह लग रही है,
सस्मुख से दीपित मृदु करतल, मृदु मीन्स कोमल, करतल मीन्स हथेली, दीपित मीन्स प्रकाश, सस्मुख माने चंद्रमा की कमर। से लग गया है ना, सासी से समझे समान उपमा अलंकार। उनका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान उनका मुख बड़ा सुंदर है और उसको अपनी गोरी कोमल हथेलियों पर रख करके सो रही है। हाँ, तो क्या है कि निर्मल स्वच्छ गंगा तपस्विनी बाला की तरह लग रही है और चंद्रमा की तरह सुंदर मुख वाली गंगा जी दीपित माने चंद्रमा के प्रकाश में प्रकाशित यानी चमकते हुए अपने कोमल हथेलियों पर अपने सुंदर मुख को रख करके सो रही है। लहरे उर पर कोमल कुंतल, कुंतल मीन्स होता है बाल, कोमल मीन्स मुलायम, उर माने हृदय पर, उस पर जो हल्के हल्के हवा के झोंके से लहरें आ रही हैं, पानी पर जो उठ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके हृदय पर उनके कोमल बाल लहरा रहे हैं। गोरे अंगों पर सिहर, सिहर सिहर माने कांपना, कंपन होना, और उनके गोरे गोरे अंगों पर जैसे कुछ हिलते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या हिल रहा है, लहराता तार तरल सुंदर, तार मीन्स तारों का, चंचल अंचल सा नीलांबर, सा उपमा अलंकार यहाँ भी आ गया, साथ से समझे समान, जहां दिखे तहां उपमा जान। चंचल माने हिलता हुआ, चंचल, अंचल मीन्स आंचल, नीलांबर मीन्स आसमान। उस गंगा जी के जल पर जो आसमान की जो परछाई पड़ रही है ना, नीला आसमान, उसमें तमाम तारे हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि गंगा जी का नीला आंचल जो बड़ा ही चंचल है और लहरों के वेग से धीरे धीरे हिल रहा है ना। गंगा जी का आंचल लहरों के वेग से, हवा के वेग से हिल रहा है। साड़ी सी सिकुड़न से जिस पर सस्की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। अच्छा, वो आंचल लहरा रहा है, अब साड़ी कैसी लग रही है, बीच बीच में जब हवा की झोंके आते हैं ना तो पानी हिल जाता है, पानी हिलता है तो जिग जैग की आकृति बनती है, ऐसे 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 जब पानी हिलता है ना तो ऐसे लहरें ऐसे उड़ती फिरती लहरें चलती है जिग जैग वाली टेढ़ी मेढ़ी। तो जहां ये ऊपर का भाग है वहां चमक रहा है, जहां ये नीचे का भाग है वहां अंधेरा लग रहा है ना, यहाँ सफेद दिख रहा है, यहाँ नीला दिख रहा है। तो क्या कह रहे हैं, इस साड़ी की सिकुड़न से जिस पर, उस पर से जब हवा के झोंके आते हैं तो लगता है कि वह साड़ी बीच बीच से सिकुड़ गई। देखो लग रहा है ना सिकुड़ा हुआ है, ऐसे जिग जैग करके चलेगा, लगता है कि साड़ी बीच बीच से सिकुड़ गई है। और शशकी रेशमी विभा, विभा मीन्स कांति, विभा मीन्स रात, दोनों होता है। और कह रहे हैं उस साड़ी पर जब सचमुच चंद्रमा की जब रेशमी प्रकाश पड़ता है ना तो लगता है कि उस टेढ़ी मेढ़ी साड़ी में, उस मधुर लहरों में, मधुर लहर रूपी टेढ़ी मेढ़ी साड़ी में गंगा जी सिमटी हुई, सिमट करके सो रही है। अब इमेजिन करेंगे एकदम दृश्य आपको के सामने आ जाएगा। कह रहे हैं कि चंचल अंचल सा नीलांबर, उस पर भी जब आसमान की जो नीले आसमान की जो तारा से तो परछाई गंगा जी पर पड़ती है तो लगता है गंगा जी का साड़ी का नीला आंचल है। और उस पर भी जो बीच बीच में जब हवा के झोंके आते हैं ना तो साड़ी लगता है कि गंगा जी की साड़ी सिकुड़ गई है और उसी सिकुड़ी हुई साड़ी में वो चंद्रमा के प्रकाश से चमकती हुई सिमट करके सो रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो शुद्ध संस्कृत में खड़ी हिंदी बोली है, शब्द शक्ति व्यंजना और लक्षणा है, मानवीय कड़ा अलंकार है, बीच बीच में जहां सा सी से सम मिला है यहाँ क्या है, उपमा अलंकार है, हाँ? और छायावादी कविता है ये, निराला उनकी पंत जी की पंक्तियां हैं, इनका मूल नाम गोसाई दत्त था। इतना कुछ हम जान गए। अब हम मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ मेरे बच्चों को आ गया होगा। और प्लीज सब्सक्राइबर बढ़ाइए बेटा, शेयर करिए, लाइक भी करिए। पढ़िए बाबू, मन से पढ़िए बेटा। आप परीक्षा में, अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ हम अपने वीडियो को ही बंद करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री राधे श्याम।